नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। बंगाल की खाड़ी में आसानी तूफान प्रचंड हुआ। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट जारी। कल से इन राज्यों में भारी बारिश की आशंका। गृह मंत्री अमित शाह आज असम में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पंजाब पुलिस ने आतंकी षड्यंत्र को नाकाम किया। 2.5 किलो RDX के साथ 2 आतंकी गिरफ्तार। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा रद्द की। यूक्रेन मुद्दे पर G7 देशों ने रूस से तेल आयात को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का संकल्प लिया। अमेरिका ने रूसी कंपनियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की। बैडमिंटन में थॉमस कप में भारत ने जर्मनी को 5-0 से हराया। उबर कप में भारतीय महिलाओं ने कनाडा को 4-1 से पराजित किया। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप आज से इस्तांबुल में शुरू हो रही है। लवलीना बोरगोहाई पहले दिन भारत के अभियान की शुरुआत करेंगी। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स ने नवी मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स को 91 रन से हराया। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 77वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, तमिलनाडु की उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिन्होंने श्रीनिवास गांधी निलयम की स्थापना की थी। अकम्मा के नाम से लोकप्रिय इस स्वतंत्रता सेनानी ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई तथा विदेशी सामानों और कपड़ों का बहिष्कार किया। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। तमिलनाडु की उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिन्होंने श्रीनिवास गांधी निलयम की स्थापना की थी। अकम्मा के नाम से लोकप्रिय इस स्वतंत्रता सेनानी ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई तथा विदेशी सामानों और कपड़ों का बहिष्कार किया। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in। ईमेल पता एक बार फिर से सुन लें। अमृत महोत्सव क्विज prasarabharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अब समाचार विस्तार से।
दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर बना चक्रवात आसानी सघन होकर भीषण तूफान में बदल गया है और उत्तरी आंध्र प्रदेश ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चक्रवात के असर से इन राज्यों में कल से तेज वर्षा होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात और प्रचंड हो सकता है, लेकिन ये ओडिशा या आंध्र प्रदेश तटों से नहीं टकराएगा। ओडिशा सरकार ने कहा है कि इस जानकारी के बावजूद राज्य में चौकसी में कमी नहीं की जाएगी। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। मौसम विभाग के अनुसार तूफान के ओडिशा या आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना नहीं है। फिर भी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो एहतियात के तौर पर ओडिशा सरकार ने सभी तटीय जिलों को सतर्क कर दिया है कि वे अपनी स्थानीय निकासी योजनाओं के साथ तैयार रहें। इसने एनडीआरएफ, ओडीआरएएफ और अग्निशमन सेवा की बचाव टीमों को भी स्टैंड बाय मोड में रखा है। विशेष रूप से कल से तटीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी से लेकर बहुत भारी बारिश के संभावित चक्रवात को देखते हुए ये तूफान अब ओडिशा के पुरी में करीब 740 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम की ओर करीब 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इस बीच बंगाल की खाड़ी में दूर गए मछुआरों को वापस लौटने और अगले कुछ दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भुवनेश्वर से जीसी दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। पश्चिम बंगाल में चक्रवात आसानी के कोलकाता तट से टकराने की संभावना नहीं है, लेकिन इसके असर से तेज बारिश होगी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी में कोलकाता नगर निगम के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। नगर निगम प्रशासन ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था कर ली है। आसानी चक्रवात के गुजरने के दौरान नियंत्रण कक्ष सक्रिय रहेगा। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के मछुआरों को सलाह दी गई है कि समुद्र में न जाएं। उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवाएं तेज होकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं। बंगाल की खाड़ी के मध्यवर्ती इलाकों में हवाओं की गति 105 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो तेज होकर 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। गृहमंत्री अमित शाह आज असम के दक्षिण सलमारा मन कछार जिले का दौरा करेंगे। वे गुवाहाटी से लगभग 245 किलोमीटर दूर सहपारा में भारत बांग्लादेश सीमा का निरीक्षण करेंगे। श्री शाह सीमा संबंधी विषयों पर बीएसएफ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री असम के 3 दिन के दौरे पर कल गुवाहाटी पहुंचे। श्री शाह पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस की केंद्रीय कार्यशाला और भंडार की आधारशिला भी रखेंगे। वे दोपहर में तामुलपुर जिले के कालचेरी में खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद जारी करेंगे। गृहमंत्री कामरूप जिले के अमीन गांव में जनगणना संचालन निदेशालय के कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे और सशस्त्र सीमा बल भवन का भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। श्री शाह आज शाम गुवाहाटी में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बिस्तरों के सुपर स्पेशलिटी इकाई का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री कल गुवाहाटी में एक विशेष परेड में असम पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज पदक प्रदान करेंगे तथा असम पुलिस के अधिकारियों और जवानों से बातचीत करेंगे। वे राज्य में भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पंजाब पुलिस ने एक आतंकी षड्यंत्र को विफल कर दिया है और तरनतारन जिले के गांव से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आतंकियों के पास से 2.5 किलोग्राम आरडीएक्स सहित अत्याधुनिक विस्फोटक उपकरण बरामद किए हैं। गिरफ्तार आतंकियों की पहचान बलजिंदर सिंह उर्फ बिंदु और जगतार सिंह उर्फ जग्गा के रूप में की गई है। ये दोनों अमृतसर के हैं। पुलिस ने इनके पास से मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। बिंदु अजनाला में एक निजी अस्पताल में काम करता है, जबकि जग्गा एक श्रमिक है। 3 दिन पहले हरियाणा पुलिस ने करनाल जिले से आईईडी और पिस्तौल सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में इन योजनाओं का शुभारंभ किया था।
ये योजनाएं जनता को किफायती दरों पर बीमा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में सफल रही हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नामांकन हो चुके हैं और 5 लाख से अधिक दावों के लिए 11,522 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 28 करोड़ से अधिक नामांकन हो चुके हैं और 97,000 से अधिक दावों के लिए 1,930 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। 4 करोड़ से अधिक लोग अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि अगर लाडली लक्ष्मी कन्याएं मेडिकल, IIT, IIM और अन्य संस्थानों में प्रवेश लेती हैं तो सरकार उनकी पूरी फीस का भुगतान करेगी। राज्य में हर वर्ष 2 मई से 12 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में कन्या शिशु के जन्म से लेकर विवाह तक की संपूर्ण जिम्मेदारी की पूर्ति के लिए 1 अप्रैल 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना लागू की गई थी। राज्य में इस वर्ष अप्रैल तक 42 लाख से अधिक कन्याओं का लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पंजीकरण किया जा चुका है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाली लाडली लक्ष्मी को राज्य सरकार द्वारा अलग से 25,000 रुपए की राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने छात्राओं से फीस की चिंता करने की बजाय अपनी पढ़ाई की चिंता करने पर जोर दिया। श्री चौहान ने बालिकाओं की बेहतरी के लिए कार्य करने वाली पंचायतों को लाडली लक्ष्मी पंचायत का दर्जा देने की भी घोषणा की। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 7,500 लाडली लक्ष्मी बेटियां मौजूद थीं। इसके अलावा प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लाडली लक्ष्मी ने वर्चुअली इस कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने लाडली ई-संवाद ऐप भी लॉन्च किया। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बिहार लोक सेवा आयोग ने कल संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी। प्रश्न पत्र वायरल हो जाने के बाद आयोग ने ये निर्णय किया। पेपर लीक का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में जांच का आदेश दिया है। परीक्षा की नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष आर.के. महाजन ने कहा कि यह मामला संबंधित विभागों के साथ उठाया गया है और साइबर प्रकोष्ठ इसकी छानबीन कर रहा है। बिहार के पुलिस महानिदेशक एस.के. सिंघल ने कहा है कि राज्य सरकार की आर्थिक अपराध जांच इकाई को पेपर लीक मामले की जांच का निर्देश दिया गया है। पीटी परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पहले ही प्रश्न पत्र वायरल हो गया। इसके विरोध में आरा, कटिहार और मुजफ्फरपुर समेत कई परीक्षा केंद्रों पर छात्रों ने हंगामा और प्रदर्शन किया। बिहार लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर पुलिस महानिदेशक ने प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच के लिए टीम गठित की है। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खां के नेतृत्व में एक्सपर्ट टीम ने जांच शुरू कर दी है। जांच में साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है। जांच टीम रात में बीपीएससी के दफ्तर पहुंचकर केंद्रों पर प्रश्न पत्र भेजने की प्रक्रिया की अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक से जानकारी ली। पुलिस महानिदेशक एस.के. सिंघल ने बताया कि सभी साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। देश में कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 190 करोड़ 33 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 11,93,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि अब तक 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को 4 करोड़ 3 लाख से अधिक टीके लगाए गए। पात्र श्रेणी के लोगों को 2 करोड़ 96 लाख 61,000 से अधिक एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली के सुचेता कृपलानी अस्पताल में नए बहिरंग और आंतरिक रोगी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रामचंद्र ने बताया कि नए ब्लॉक की 4 मंजिला इमारत में 240 बिस्तर हैं। कोरोना को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। बंगाल की खाड़ी में असानी तूफान प्रचंड हुआ। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट जारी। कल से इन राज्यों में भारी बारिश की आशंका। गृहमंत्री अमित शाह आज असम में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पंजाब पुलिस ने आतंकी षड्यंत्र को नाकाम किया। 2.5 किलो आरडीएक्स के साथ 2 आतंकी गिरफ्तार। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी है।
यूक्रेन मुद्दे पर G7 देशों ने रूस से तेल आयात को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का संकल्प लिया। अमेरिका ने रूसी कंपनियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की। बैडमिंटन में थॉमस कप में भारत ने जर्मनी को 5-0 से हराया। उबर कप में भारतीय महिलाओं ने कनाडा को 4-1 से पराजित किया। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप आज से इस्तांबुल में शुरू हो रही है। लवलीना बोरगोहाई पहले दिन भारत के अभियान की शुरुआत करेंगी और IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने नवी मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स को 91 रनों से हराया। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन हिस्ट्री और हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मलय नीरव। प्रश्न भेजने की अंतिम तारीख है 11 मई। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। 7 देशों के समूह G7 ने यूक्रेन में जारी संघर्ष के कारण रूस से तेल आयात पर चरणबद्ध प्रतिबंध लगाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। G7 देशों की इस वर्ष तीसरी बैठक में ये घोषणा की गई। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी शामिल हुए। रूस यूक्रेन संघर्ष, यूक्रेन को समर्थन और रूस के खिलाफ ऊर्जा सहित अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने पर चर्चा के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। अमेरिका ने रूस की मीडिया, वित्तीय संस्थान और कुछ कंपनियों के विरुद्ध नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया है कि रूस के 3 प्रमुख टेलीविजन स्टेशन पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे और रूस की कंपनियों को अमेरिकी फर्मों से अब किसी तरह की परामर्श और लेखा सेवाएं नहीं मिलेंगी। बैंकॉक में थॉमस और उबर कप बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की पुरुष और महिला टीम ने जीत के साथ शुरुआत की है। थॉमस कप में कल भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप सी में जर्मनी पर 5-0 से जीत दर्ज की। उबर कप में भारतीय महिला टीम ने ग्रुप डी में कनाडा को 4-1 से हराया। इस्तांबुल में आज से शुरू हो रही 20वीं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहाई भारतीय अभियान की शुरुआत करेंगी। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना 70 किलो वर्ग में पूर्व विश्व चैंपियन ताइवान की चेन निन चिन से मुकाबला करेंगी। IPL क्रिकेट में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 91 रन से हरा दिया। नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 208 रन बनाए। डेविन कॉनवे ने 87 और ऋतुराज गायकवाड़ ने 41 रन का योगदान किया। दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 67 रन से हराया। IPL में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच DY पाटिल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम जाने माने स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 9 मई 1866 को हुआ। वो उदार राजनेता और समाज सुधारक थे। गोखले इंडियन नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के मार्गदर्शक के रूप में प्रसिद्ध हैं। गांधी जी गोखले को निपुण राजनेता मानते थे। 12 अक्टूबर 1896 को पुणे में गोखले के साथ पहली बैठक को याद करते हुए गांधी जी ने लिखा था, मैं गोखले से मिला,
वो मुझे फर्ग्यूसन कॉलेज के मैदान में नजर आए। गोपाल कृष्ण गोखले ने प्यार से मेरा स्वागत किया। उनके बर्ताव ने फौरन मेरा हृदय जीत लिया। उनके साथ वो मेरी पहली बैठक थी, तब भी यूं लगा जैसे हम कोई पुराने मित्र हैं। सर फिरोज शाह तो मेरे लिए हिमालय के जैसे थे, लोकमान्य सागर की तरह थे, लेकिन गोखले तो गंगा की तरह थे। कोई भी उस ताजगी भरी गंगा में स्नान कर सकता था। हिमालय तो अलंघ्य था और सागर को कोई आसानी से लांघ नहीं सकता, लेकिन गंगा वो तो आपको गले लगाने के लिए आमंत्रित करती है। नाव और चप्पू के संग गंगा में जाना बहुत आनंददायक है। गोखले ने बारीकी से मुझे परखा, जैसे विद्यालय का शिक्षक प्रवेश लेने वाले उम्मीदवार को परखता है। उन्होंने मुझे बताया कि किससे मिलना है और उनसे कैसे मिलना है। उन्होंने मुझे भाषण देने को कहा और आश्वासन दिया कि वो हमेशा मेरे लिए उपलब्ध रहेंगे। मैं उल्लास के साथ विदा हुआ। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में गोखले ने जिंदगी भर मेरे हृदय में जो स्थान बनाया वो आज भी है और अत्यंत विशिष्ट है। 19 फरवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा शत शत नमन। हम दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए सजग कार्यकर्ता भवानी दयाल सन्यासी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 9 मई 1950 को हुआ था। उन्होंने प्रवासी जैसे भारत से संबंधित अनेक अखबारों का संपादन किया। उन्होंने महात्मा गांधी के भी साथ सहयोग किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस में दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया। वो आर्य समाज में भी सक्रिय रहे। भवानी दयाल ऐसे परिवार से संबंधित थे जो बंधुआ मजदूर के रूप में बिहार के आरा जिले से दक्षिण अफ्रीका चला गया था। उनके पिता बाबू जयराम सिंह और मां मोहिनी देवी 1884 में स्वतंत्र नागरिक बने और जोहानिसबर्ग में बस गए। वहां भवानी दयाल का जन्म हुआ। दयाल ने 1913 में प्रतिरोध आंदोलन में गांधी जी के साथ सहयोग किया। उन्होंने 1919 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीकी भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। भवानी दयाल ने 1921 में भारतीयों को ब्रिटिश गयाना भेजने की ब्रिटिश योजना का विरोध किया। दयाल ने बिहार में अपने गांव बहुआरा में 1926-27 में प्रवासी भवन स्थापित किया, जिसमें पुस्तकालय और विद्यालय भी था। 1930 में वो भारत में नमक सत्याग्रह में शामिल हुए और फिजी में दिए गए भाषणों सहित अन्य भाषणों के लिए 29 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो 1932 में दक्षिण अफ्रीका वापस चले गए। भवानी दयाल मृत्यु पर्यंत लोगों की सेवा करते रहे और 1950 में उन्होंने ये नश्वर संसार हमेशा के लिए त्याग दिया। आज हम स्वतंत्रता सेनानी नारायण मुर्मू, बाजू मुर्मू और बैद्यनाथ टूडू का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण 9 मई 1943 को गिरफ्तार किया गया था। वे तीनों झारखंड के संथाल परगना के डुमरिया गांव के निवासी थे। उन्होंने लाठी प्रहार आंदोलन में भी भाग लिया। नजरबंदी के दौरान इन तीनों का निधन हो गया। भारत के इन महान सपूतों नारायण मुर्मू, बाजू मुर्मू और बैद्यनाथ टूडू को हमारा शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। यदि आप खाद्य व्यवसायी हैं तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए या आप इसके साथ पंजीकृत होने चाहिए। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए फॉस्कोस पोर्टल foscos.gov.in विजिट करें या FSSAI हेल्पलाइन नंबर 1800-112100 पर कॉल करें। रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है।
जी विमलेंदु, यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर रूस से तेल खरीद पर पूर्ण पाबंदी लगाने की G7 देशों की प्रतिबद्धता जनसत्ता की बड़ी खबर है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित बैठक में G7 के राष्ट्राध्यक्षों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ एकजुटता दिखाई। दैनिक जागरण भारतीय रिजर्व बैंक की करेंसी और फाइनेंस रिपोर्ट के हवाले से लिखता है, सशक्त ऊर्जा नीति बनाने की जरूरत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में वृद्धि और अस्थिरता के मद्देनजर आरबीआई भी सतर्क। पिछली शताब्दी के 9वें दशक के बाद देश में कच्चे तेल का उत्पादन लगभग स्थिर। लोकसत्ते की सुर्खी है, जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में आतंकी कमांडर समेत 2 आतंकवादी ढेर। उधर दैनिक भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट है, कश्मीर में 4 महीने में 6 लाख पर्यटक आतंक के गढ़ रहे केरन, गुरेज, तंगधार और माछिल सेक्टरों में अब पर्यटकों की भरमार, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड। पहली बार दूर दराज के गांवों में खुलने लगे हैं होम स्टे। हिंदुस्तान की बिजनेस खबर है, उच्चतम स्तर से 50% टूटा बिटकॉइन, 6 महीने में 27 लाख रुपए घटी कीमत। शेयर बाजार की चाल पर पत्र की सुर्खी है, छोटे निवेशकों ने संभाल रखा है बाजार। मई के पहले 4 कारोबारी सत्रों में शेयर बाजारों से विदेशी निवेशकों ने 6,400 करोड़ रुपए निकाले। राजस्थान पत्रिका सेहत पहले शीर्षक से लिखता है, कोरोना के कारण देश में 65% लोगों ने चुना शाकाहार का विकल्प। 10 देशों में शाकाहारी रेस्तरां का चलन बढ़ा। देश में राजस्थान सबसे अधिक शाकाहारी राज्य। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। तमिलनाडु की उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने श्रीनिवास गांधी निलयम की स्थापना की थी। अकम्मा के नाम से लोकप्रिय इस स्वतंत्रता सेनानी ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और विदेशी सामानों और कपड़ों का बहिष्कार किया। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बंगाल की खाड़ी में आसानी तूफान प्रचंड हुआ। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट जारी। कल से इन राज्यों में भारी बारिश की आशंका। गृह मंत्री अमित शाह आज असम में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पंजाब पुलिस ने आतंकी षड्यंत्र को नाकाम किया। 2.5 किलो RDX के साथ 2 आतंकी गिरफ्तार। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा रद्द की। यूक्रेन मुद्दे पर G7 देशों ने रूस से तेल आयात को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का संकल्प किया। अमेरिका ने रूसी कंपनियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की। बैडमिंटन में थॉमस कप में भारत ने जर्मनी को 5-0 से हराया। ऊबर कप में भारतीय महिलाओं ने कनाडा को 4-1 से पराजित किया। और IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप आज से इस्तांबुल में शुरू हो रही है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।